ओके, आपको जिस तरह से दिखता है उस हिसाब से लिखिएगा। दिस ऑलवेज अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, no, now we want proportion of the students, not the number मिल गया, the proportion of students scoring less than 30, so number of students मिल गए 13 है, और proportion निकालना है तो total students कितना है 60, and 60 के proportion में 13 कितना बनेगा 13 divided by 16, so first answer is nothing but number of students scored less than is equal to 30 marks is equal to 13 students। आप 11 लिखेंगे, जिसको 11 मिला है वो 12 लिखेंगे, जिसको 12 मिला है वो। दिस इंप्लाइज proportion of students scored less than is equal to 30 marks, obviously it is 13 divided by 60। क्या आंसर आएगा? आपका जो आता है उस हिसाब से लिखिएगा। मेरा आया 13 डिवाइड बाय 16.21 0.2167 लिख रही हूँ, 0.2167। ओके, मैंने ये लिखा है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, वो मैं पिंक पेन यूज कर रही हूँ ताकि हमें आसानी से समझ में आए। सो सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, proportion of students scoring more than, so proportion फाइंड करने से पहले number of students scoring more than 40 marks हम ले आते हैं। तो सेकंड के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे number of students scored greater than is equal to 40 marks, वो हम ले आएंगे। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और कहां से मिलेगा? मोर देन टाइप हो जाए हम यूज करेंगे। 40 मार्क्स मतलब कि यहाँ पे होता है, उसको प्रोजेक्ट करो, एक्स एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे कर्व तक, कर्व से फिर वाई एक्सिस पे चले जाएंगे, तो हमें वो मिलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर मोर देन 40 मार्क्स। तो ये जो है $40 marks, and this is the number of students scored greater than is equal to 40 marks। कितना मिला अप्रोक्सीमेटली बोले तो? इट इज 20 और 30 के पास में, 30 के नियर नंबर होगा। मुझे एग्जैक्टली 25 मिल रहा है, आपको कोई नंबर और मिला होगा। तो 25 मैं लिख रही हूँ, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। सबको यही रेंज में मिलता है ना 20 to 30 के बीच में? यस मैम 27 मिल रहा है, तो मैं 27 लिखूं। सबको 27 मिल रहा है? नहीं मैम 25 ही आ रहा है। ओके, तो 25 लिखो। ये अप्रोक्सीमेट होता है तो 1 2 प्लस और माइनस 2 नंबर फेयर हो सकता है। ओके, इसीलिए गलत है ऐसा नहीं है। यू हैव टू here remember how to find out the corresponding some value to marks to students and students to marks, वही आपको समझना है। तो मैं यहाँ 25 लिख रही हूँ। 25 26 जो भी है आंसर, ये वे ऑफ फाइंडिंग इज करेक्ट और नॉट, that is important। okay, now number of students मैंने यहाँ 25 लिखे, तो proportion में आंसर देना है तो proportion बना लीजिए
25 students. This implies proportion of students scored greater than is equal to 40 marks is equal to 25 divided by 660. Okay, and that is 0.4167. ओके, 4 डिजिट लिखा है तो 4 डिजिट तक जाएंगे. अब थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको मार्क्स दिए थे और हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने की कोशिश की. नाउ थर्ड क्वेश्चन, बिलो विच 25% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर. अभी 25% ऑफ स्टूडेंट्स मतलब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 25% ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब हम क्या करेंगे, 100% ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि 60 स्टूडेंट्स, 50% ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि 30 स्टूडेंट्स, 25% ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि 15 स्टूडेंट्स. सो 25% ऑफ स्टूडेंट्स ने बिलो कौन सा नंबर ऑब्टेन किया होगा. ओके, सो दैट वी कैन आंसर यूजिंग द ग्राफ इन दिस वे. Is it possible to answer from the table? No, it is not possible, right? Because that is it is given in terms of number of students, and exactly 15 students score is not possible to get from the tabular value. But from the graph easily we can obtain. So number of students score 25% of students score below what marks? What is that number? So 25% स्टूडेंट 15 स्टूडेंट बनते हैं, तो 15 स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा. ओके, दिस इज नथिंग बट, ब्लू पेन ले लेती हूँ, दिस इज नथिंग बट 25% स्टूडेंट्स विच इज 15. ओके, नाउ 15 स्टूडेंट्स को आप एक्सटेंड करेंगे. मैं उसके लिए ठीक लाइन ले लेती हूँ. मैम पर वो लेस देन ओजीयू पे करेगी या मोर देन ओजीयू पे, वो कैसे पता चलेगा? लोअर बिलो बोला है तो लेस देन वाले करेंगे, क्योंकि लेस देन वाला क्या आंसर देता है, ऑल आंसर फॉर बिलो टाइप. ओके, एंड दैट्स व्हाई लेस देन वाला यूज करेंगे. अब यहाँ से हम प्रोजेक्शन करेंगे तो वो नीचे कहाँ पे आ रहा है, देखो मार्क्स कौन से मिल रहे हैं, यहाँ कहीं मार्क्स मिल रहे. सो दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ स्कोर 25% ऑफ स्टूडेंट स्कोर बिलो 32 जितना दिखता है, 32. So we can answer Yes, ma'am. 25% of students in a class score below, यहाँ मैं लिख रही हूँ 25% of students score below 25% of students score below, कौन सा नंबर मिला, 32, below 32. Okay, now fourth question. मेरा 37 आ रहा है. 37 मेरा कहाँ है, देखो 32 मेरा आ रहा है, ये 30 है तो वो 35 के बीच में ही आएगा ना. हाँ, 30 to 35 के बीच में आएगा, दैट इज देम श्योर, क्योंकि देखो वो रेंज तो नहीं निकलती, क्रॉस 35 से आगे तो नहीं हो रहा है. तो जिसका 37 आंसर आ रहा है वो बहुत ही थोड़ा डिफर हो रहा है वैल्यू. अप्रोक्सीमेट वैल्यू 30 से 33 के बीच में आ जाना चाहिए. हो गया. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. above which 25% of students score, मतलब कि 25% स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स को हम वही पिंक कलर से मैं आगे ले जा रही हूँ. ठीक है, पिंक कलर से मैं इसे ही आगे ले जाऊं मोर देन ग्राफ में, क्योंकि 25% स्टूडेंट्स मतलब कि 15 स्टूडेंट्स. तो दिस गिव्स मी आंसर 15 स्टूडेंट्स score more than 45 marks. Okay, more than 45 marks.
So now I can say %25 of students scored more than 45 marks. So for a given students, we can find marks. For a given score, we can find number of students. So both way we can answer from the ogives. Okay. Now suppose you have only the blue color graph drawn, not both more than type वाला pink वाला graph नहीं है. Okay, you have not available the graph of more than type ogive, and you want to answer how many students score more than 25% of students score more than what marks. ओके, तो यहाँ 45 आंसर आ गया. वो दूसरी तरीके से मैं लेस देन टाइप ogive से भी फाइंड कर सकती हूँ. लेस देन टाइप में मैं 15 स्टूडेंट्स का मार्क्स स्कोर कितना है 32 आंसर आया. तो अब मुझे मोर देन का आंसर देने के लिए मुझे अबोव 25% स्टूडेंट्स ले लेने हैं. तो 60 में से 15 कम कर देंगे तो क्या आता है, 16 में से 15 कम कर देंगे तो कौन सा नंबर आएगा? बोलिए. 45 आएगा. तो मैं ये 45 को कहाँ पे ले जाऊंगी? 45 को मैं ये अलग पेन ले लेती हूँ क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिव आपको बता रही हूँ. इसीलिए मान लो कि मैं रेड कलर ले लेती हूँ. 45 स्टूडेंट्स को आप एक्सटेंड कर लीजिए. कहाँ पे एक्सटेंड करना है? ब्लू कलर के ग्राफ पे, क्योंकि आपके पास पिंक कलर नहीं अवेलेबल है. तो ये प्रोजेक्शन आपको क्या बताता है? 45 के लिए क्या आंसर आता है? 47. अभी ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो दो नंबर है ये वाला और ये वाला, उसके बीच में मैंने शेप किस तरह से दिया है. मान लो कि मैंने ये शेप इस तरह से दिया होता. 1 मिनट. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि दो पॉइंट के बीच में हमें स्मूथ कर्व बनाने का स्टाइल किस तरह से रखा है. मैं उसे इस तरह से ज्वाइन किया होता तो मेरा वैल्यू कहीं और जगह पे आया होता. ठीक है. तो बिटवीन टू पॉइंट हमारा स्मूथ कर्व पे ये डिपेंड हो जाता है. अप्रोक्सीमेट रेंज मुझे मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा. एंड यहाँ पे 45 आंसर आया, पर यहाँ पे क्या होता है 45 एक्सटेंड होके 48 तक चला जाता है. बट इट गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू 45 के अब कोई वैल्यू आई. ओके, सो दैट इज ऑल्सो ए करेक्ट वे. मैं मान लो कि ये लेस देन वाला आंसर मोर देन वाले टाइप से आंसर करना चाहती हूँ तो क्या करना पड़ेगा? 15 स्टूडेंट्स जो है वो मैंने सीधा मोर देन से ज्वाइन किया, उसकी जगह पे मैं 15 अपर स्टूडेंट को कहाँ ले जाती? मोर देन वाला है तो यहाँ पे ले आती और ये आंसर सीधा देखो यहाँ पे डिफर नहीं होता है. 32 आंसर आया था, अभी 33 आ रहा है. आई थिंक 33 जितना आता है. सो n माइनस n जो होता है n माइनस 25% करके आप वही ग्राफ वापस यूज कर सकते हो. ओके, सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव वे आई हैव शोन टू यू टू आंसर इफ यू हैव ओनली. हाँ, आपने जो रेड लाइन की वो किस लिए थी? रेड लाइन, suppose you have only one graph less than type या more than type and you want to answer both type of answer, how many students score more than, मतलब कि 25% of the students score below what marks, 25% of students score above what marks, उसके लिए मैंने प्रोसीजर बनाया. लेस देन टाइप का आते हैं 25% स्कोर बिलो व्हाट मार्क्स इजीली मिल जाएगा क्योंकि आपके पास लेस देन टाइप हो जाए. पर वही ग्राफ से आपको 25% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन व्हाट मार्क्स, then that is not answerable. Some trick we need to apply over here.
सो लेस देन टाइप है और मोर देन आंसर लाना है तो आपको n माइनस दैट परसेंटेज जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए प्रोजेक्शन करना होगा। सो 60 टोटल स्टूडेंट है और 25% स्टूडेंट्स मतलब कि 15 स्टूडेंट्स, तो 60 माइनस 15 इट इज 45। तो 45 को आप प्रोजेक्ट करके लेस देन टाइप से आप आंसर दे सकते हो। हाउ मेनी मतलब कि 25% स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन व्हाट मार्क्स, ऐसा। यहाँ पे थोड़ा डिफर हो रहा है, 45 की जगह पे 48 आ रहा है। दैट ओनली ड्यू टू द लाइन प्रोजेक्टेड बिटवीन स्मूथ कर्व प्रोजेक्टेड बिटवीन दिस टू पॉइंट, ओके, that highly depend on the smooth curve and that's why slight variation of plus or minus 3 का हमें always रहेगा, okay। So this is the way to answer several questions. Now you may answer how many students score in between 25 to in between how many students score, ओके जाने दो, वो डिफरेंस की बात हो गई, वो बाद में हम परसेंटाइल हम जब कैलकुलेट करेंगे तब मैं वापस ये आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी वो क्वेश्चन जाने देते हैं। अभी सिंपल फॉर्म बिलो एबो का क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किया। सो दैट मीन्स ओजाइव्स आर यूजफुल टू give several type of answers that is not possible in the tabular data, and that is the advantage of the graph, or easily we can find median too if we have drawn the both the ogive on a same graph paper. Median is nothing but the intersection point of more than and less than type ogive। यहाँ intersection point यहाँ पे जो आ रहा है उसको x एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर लो, डॉटेड लाइन से करना हो तो डॉटेड लाइन से, स्ट्रेट लाइन से करना हो तो स्ट्रेट लाइन से। मैं यहाँ पे 2 थिकनेस वाली एक लाइन ले रही हूँ, ओके। तो ये जो आंसर आ रहा है रेड लाइन से, दैट गिव्स मी अ मीडियन, ओके, दैट गिव्स मी अ मीडियन। सो व्हाट इज मीडियन? अप्रोक्सीमेटली आएगा 38। मीडियन इज 38। 39 बोल सकते हैं, मैं 39 लिखूं? मुझे 39 पे ज्यादा, अच्छा 38 लिखते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम हाँ 38। 38 ओके, 38 लिखे। यस मैम। ओके, दैट मीन्स आपको दोनों ओजाइव प्लॉट किए हैं तो इंटरसेक्शन को आप एक्स एक्सिस पे जहां ज्वाइन करते वो मार्क्स आपका मीडियन मार्क्स हो गए, मीडियन स्कोर, ओके। नाउ सपोज यू हैव only one graph, लेस देन टाइप या मोर देन टाइप। सपोज आई से मोर देन टाइप ही मेरे पास अवेलेबल है एंड आई वांट टू फाइंड द मीडियन, आई वांट टू फाइंड मीडियन, या तो लेस देन टाइप है और आई वांट टू फाइंड मीडियन। सपोज ब्लू कलर का ही ग्राफ है और मीडियन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, n/2 ले लो। n/2 मतलब कि 30। मीडियन डिवाइड्स 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ द डेटा, सो n/2 इज 30। 30 पे मुझे यहाँ प्रोजेक्ट करना होगा, ओके। 30 को मैं आगे ले जाऊं, डॉटेड लाइन से कर लूं, ओके। तो 30 को मैं आगे ले जाती हूँ। मेरे पास इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, इसीलिए मैं 30 से आगे नीचे ले आती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एग्जैक्टली यहाँ कहीं 38 के आसपास ही नंबर मिल रहा है, ओके। कोई 37 लिखेगा, कोई 38 लिखेगा, एग्जैक्टली। तो ये भी एक तरीका है। ओनली वन ग्राफ यू हैव, देन ऑल्सो you can able to find median, both the graph, then intersection point gives the median. If only one graph, then n/2 project to the graph and that gives the median. So this value is n/2 and that gives the median, okay. That again we can say it is 38. Is it clear to you? एक ग्राफ ही है आपके पास तो भी सारे टाइप के आंसर दे सकते हो इन शॉर्ट। मैम आपने मीडियम मतलब इज इक्वल्स टू होगा या अप्रोक्सीमेट 38 लिखना होगा हमें? ग्राफ से जब आप बता रहे हो तो अप्रोक्सीमेट लिखो। और तो मतलब मैम सारी वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेट करनी पड़ेगी ना? हाँ क्या
हमें सारी वैल्यू तो फिर तो अप्रोक्सीमेट लिखनी पड़ेगी। सारी 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 तो हम इक्वल्स नहीं लिख सकते ना इसमें? नहीं लिख सकते। एक्सेप्शनल सम केस में जब एग्जैक्ट मेरा स्केलिंग है और एग्जैक्ट वही पॉइंट पे आ रहा है, तो जैसे 35 पे आ रहा है तो मैं एग्जैक्टली लिख सकती हूँ। फिर भी आप ग्राफ से जो भी वैल्यू एस्टिमेट करते हो वो अप्रोक्सीमेट होता है, अप्रोक्सीमेट नंबर लगाओ, और फॉर्मूला साइंटिफिक फॉर्मूला लगाते हो वहां इक्वल टू लगा सकते हो। ठीक है, सो हर जगह पे अप्रोक्सीमेट लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नहीं लगाया तो आप लगा देना, ठीक है, वरना तो मुझे कलर चेंज करके सारा काम करना पड़ेगा। मैंने नहीं लगाया यहाँ तो आप लगाओ। ग्राफ से जो भी वैल्यू मिलता है अप्रोक्सीमेशन से ही मिलता है। जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं वो भी रफ इंटरप्रिटेशन होता है, क्रूड मेजरमेंट यहाँ से मिलता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई ये साइन लगानी चाहिए अप्रोक्सीमेशन वाली। नहीं लगाया तो गलत है ऐसा भी नहीं मानना है। ओके, भूल गए तो समझ जाते हैं ग्राफ से है तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी डिफर होती ही है एक्चुअल वैल्यू से। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ सब पार्ट, रिप्रेजेंट द डेटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने पहला भी ड्रॉ कर दिया है क्वेश्चन 1 के अंदर। उसका तरीका है, दो तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, मिड पॉइंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और दूसरा डायरेक्टली फ्रॉम द हिस्टोग्राम। तो आप कौन सा करना चाहते हो, दोनों तरीका करना चाहते हो या कोई एक? हम दोनों ही कर लेते हैं। दोनों कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। ओके, सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए लिटिल बिट कैलकुलेशन रहेगा। वो कैलकुलेशन है टू फाइंड आउट द मिड रेंज ऑफ ईच क्लास। सो मिड रेंज ऑफ ईच क्लास के लिए हमारे पास टेबल रेडी है, वहां जाके हम पहले मिड रेंज लिख लेते हैं। देखो, क्लास पहला स्कोर ऑफ द क्लास, टेलीमार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी। अब हम करने जा रहे हैं मिड वैल्यू का कैलकुलेशन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड वैल्यू? मिड वैल्यू इज नथिंग बट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ओके, सो लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो हर एक के लिए आप कैलकुलेशन कर सकते हो। हर एक के लिए करने का जरूरी नहीं है। जब इफ यू नो you yourself has prepared this table and equi-class width is kept for each class of equal width, तो आप एक दो मिड वैल्यू ला के नेक्स्ट मिड वैल्यू क्लास विड्थ ऐड करते जाने से, प्रीवियस वैल्यू में क्लास विड्थ ऐड करते जाने से नेक्स्ट क्लास का मिड वैल्यू मिलता रहता है। तो पहला कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, 15 प्लस 24 डिवाइड बाई 2, क्योंकि लोअर लिमिट है 15, अपर लिमिट है 24, सो मिड वैल्यू हमें मिल जाएगा 31। ओके, सो मिड वैल्यू इज इक्वल टू, यस, मिड वैल्यू इज इक्वल टू lower limit plus upper limit divide by 2. So कौन सी आई? 15 plus 24 divide by 2, बोलो कौन सी आई? 5 19.5 19.5। ओके, 19.5। अभी 28.5 के लिए हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या ऐड करेंगे? क्लास विड्थ क्या है? 9 ऐड कर दो। तो दिस इज 19.5 प्लस 9 क्या आएगा? ओके, और ये जो वैल्यू आई थी वो 15 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 से आया था, और ये जो वैल्यू आया वो 19.5 प्लस 9 करने से आया, राइट? 37.5। यस, 37.5। फिर नेक्स्ट 9 ऐड करेंगे तो 46.5, नेक्स्ट 55.5 एंड नेक्स्ट इज 64.5।
Okay, if you have any doubt, then again do the calculation. 60 plus 69 divided by 2, that is same as 64.5. Okay, तो मिड वैल्यूज मिल गई. मिड वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है? 19.5. इफ यू समराइज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ऑलवेज क्लोज फिगर. तो आपको पहले से एक पॉइंट आगे और पीछे मिड वैल्यू का लिख के रखना चाहिए. मैं यहाँ एक ऐड करके रखती हूँ. वो कौन सा आएगा? 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा, राइट. सो दैट इज 9 सब्ट्रैक्ट करने से मिलता है 10.5. और मैं यहाँ एक और एडिशनल ऐड कर लूं क्योंकि क्लोज फिगर मुझे बनानी है. तो 4.5 plus 9, that is 73.5. So now I plot my graph, then my scale must start from the 10.5 to up to 73.5. Okay, so easy way यही रहता है कि हम ग्राफ पेपर पे जो ग्राफ लेते हैं वो पहले ब्रेक लगा दो, फिर इक्वी क्लास विड्थ है तो 9 पॉइंट पे ये सारे नंबर्स लिख ले, राइट. तो मैं यहाँ यही काम करने जा रही हूँ. पहले ब्रेक ले लेती हूँ. बाद में यहाँ से मेरा पॉइंट था 10.5, वो ले लिया. फिर 10.5 के बाद आ रहा था 19.5. क्योंकि 9 डिस्टेंस पे है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 रखने से हमें आसान रहेगा. 28.5, देन 37.5, देन 46.5, then 55.5, 60, 64.5, and 73.5. और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेना है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है वो हम देखेंगे. मिड वैल्यू और मिड मार्क. मिड स्कोर हमने बोला है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें देखना होगा. तो दैट इज 21. तो 21 तक ही हमें ले जाना होगा. 4, 8, 12, 16. Let I take larger scale. 4, 8, 12, 16, 20, and this is 22. Now first value 19.5 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 है. फिर दूसरी भी याद रख लेते हैं. 5 के बाद 13 आएगी दूसरे क्लास के लिए. फिर 21 आएगी, 12 आएगी, 7 आएगी एंड 2 आएगी, राइट. तो बार बार मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े. 5 के बाद 13 आती है. वो क्लास मिड वैल्यू कौन सी होती है? 28.5. 21 हाइट किसके लिए आएगा? 37.5 के अगेंस्ट में. तो वो में हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं. पहली वैल्यू मिड वैल्यू 19.5, उसके वर्सेस पॉइंट आता है 5, यहाँ पे आएगा. फिर 28.5 पे 13, दैट इज हियर. नहीं, ये तो 14 हो गया. 2, 4, 6, 8, ये 5 भी नहीं हुआ. This is 5. This is 13. Then 21. Then
12. After that 7. After that 2. And join them by straight line. Now make it close. Make it close करने के लिए और एक हम previous mid value लेते हैं 10.5. Now there is nothing, no any observation in that class, and so mid value versus frequency is 0. We are taking here 0. So this is the extra point. This is the extra point we have created only because to make the close curve. Okay, and line draw करेंगे straight line. ये मैंने डार्क लाइन लगाई है बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टेबल, बट ड्यू टू द मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ मैथमेटिक्स रूल्स, polygon always, trigonometric rule, polygon always the close figure, and this is called frequency polygon. एक्स एक्सिस पे क्या लिया? 2 डायमेंशनल ग्राफ है. 1 cm इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे है 1 cm इज इक्वल टू 9 स्कोर. एंड y एक्सिस पे है 1 cm इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स. यहाँ पे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, f तो लिखा है. f क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एंड मिड मार्क्स, मिड वैल्यू इज द मिड स्कोर. So obtain is called polygon. Now if we draw the next diagram is histogram, then हिस्टोग्राम के लिए हमें मीड वैल्यू नहीं चाहिए. हिस्टोग्राम के लिए क्लास, हर एक क्लास के विड्थ को हम उसकी हाइट, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट से हाइट बताएंगे. सो क्लास स्टार्ट फ्रॉम 15 और बाद में हम सेकंड मेथड ऑफ पॉलीगॉन की यूज करेंगे. तो उसके लिए 2 more क्लास हमें लगाना होगा. इसीलिए वापस हम 2 क्लास अप्रोक्सीमेटली, 2 क्लास हमें आगे और पीछे कौन सा हो सकता है वो रखना होगा आइडिया. सो 24 दिस इज द कंटिन्यूअस क्लास. सो यहाँ मैं एक ऐड कर सकती हूँ 15 माइनस 9 कितना आएगा? 6 प्लस 9 15 होता है. तो 6 ले लू मैं यहाँ पे. 15 माइनस 9 कितना आएगा? 15 6 राइट. तो मैंने ये 6 ही आएगा. हाँ, और उसका मिड वैल्यू 10.5 आएगा. और यहाँ पे और एक ऐड कर लेते हैं, वो होता है 69 से 9 ऐड कर लेंगे 78. ओके, ये भी मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट किया है. नाउ योर स्केल स्टार्ट फ्रॉम द 6 to up to 78. ओके, 6 to up to 78. एक स्केल ले लो यहाँ पे. जैसे कि so this is 4, 8, 12, 16, 20, 22,
ब्रेक ले लेते हैं. This one is 6. Then 6 plus 9 is 15. 15 plus 9 is 24. 24 plus 9 is 33. 33 plus 9 is 42. 51. Then 60. Then 69. And then 78. हो गया. फर्स्ट हाइट 15 to 24 का हाइट है 5. राइट. मैं यहाँ दो ऐसे लाइन, एक रेक्टेंगल आ गया. 15 to 24 is the first class whose height is frequency is 5. So rectangle is here we have drawn with the width as a class interval and height as a frequency of that class. Second one is from 24 to 33 with the height 13. So 13 मतलब कि यहाँ तक कहीं आएगा और उसको मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ. ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया. फिर नेक्स्ट इज 21 तक चला जाएगा. दैट मीन्स ये वाला. देन नेक्स्ट इज 12 हाइट वाला आएगा. देन नेक्स्ट इज 7. एंड नेक्स्ट वन इज 2 हाइट वाला आएगा. राइट. तो ये होगा हिस्टोग्राम. टाइटल लिख लेते हैं यहाँ पे, ब्लू लाइन हिस्टोग्राम. स्केल लिख लेंगे. एक्स एक्सिस 1 cm is equal to 9 score. Y axis 1 cm is equal to 2 students. हिस्टोग्राम हमेरा कंप्लीट हो गया. पर एक्स पे क्या लिया है, वाई पे क्या लिया है वो लिखना है. यहाँ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज या लिमिट्स दोनों इक्वल ही हो गया. क्लास बाउंड्रीज. For drawing the histogram, we require each class of equal width. If it is equal width, then directly plot with the frequency. Y-axis पे frequency लेंगे. If it is not of equal width, then यहाँ पे frequency नहीं चलेगा, frequency density लगाना पड़ता है, जैसे हमने example 1 में किया था. Okay? मेरा example 1 आप चेक कर लीजिए. हर एक क्लास की विड्थ अलग अलग थी, इसीलिए हमने पहले विड्थ निकाला. विड्थ को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी F/W में ले लिया था और बाद में प्लॉट किया था. और हमेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह से, हिस्टोग्राम इस तरह से अलग अलग विड्थ वाला रेक्टेंगल इरेक्ट हुआ था एक्स एक्सिस के वर्टिकल. दूसरा कंडीशन होता है क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस. पहले केस में क्लास भी कंटिन्यूअस नहीं दिए थे एग्जाम्पल 1 में, इसलिए हमने उसको क्लास लिमिट को बाउंड्री में कन्वर्ट किया था और फिर ये कंटिन्यूअस क्लास होने के बाद हमने हिस्टोग्राम प्लॉट किया था. तो दोनों कंडीशन वायलेट होती थी. पहला एग्जाम्पल था. और हम जब दोबारा दूसरे एग्जाम्पल में हिस्टोग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं ले रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, क्योंकि हर एक विड्थ जो रेक्टेंगल की है वो सेम आने वाली है. तो वो यहाँ हमने देखा कि हर एक रेक्टेंगल का विड्थ सेम है. and that's why on y-axis number of students frequency itself is plotted. Or class is also continuous manner. So
The data is ready to draw histogram directly according to our frequency distribution table. Now, after drawing histogram, suppose we are interested to draw the frequency polygon on the same diagram. Okay, frequency polygon भी draw करना है तो कोई और कलर का पेन ले लेते हैं. Suppose I take a pen of pink color और पिंक कलर से मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिखाना चाहती हूँ. So it is easy to mark out the midpoint versus frequency from the histogram. पहला रेक्टेंगल है, उसका टॉप हम देखेंगे, उसका मिडल वैल्यू ले लेंगे. वैसे हर एक रेक्टेंगल में टॉप वैल्यू हम ले लेंगे. तो ये हो गया प्लॉटिंग ऑफ मिड वैल्यू वर्सेस हाइट फ्रीक्वेंसी. It takes just a 1 second to plot the mid value versus frequency. Join them by straight line. Join them by straight line. After joining that, take the procedure of closing this frequency polygon. So close करने के लिए मैं दो और मिड पॉइंट ले लूंगी. एक्स एक्सिस पे आएगा वो, क्योंकि टू मोर रेक्टेंगल्स ऑफ द हाइट 0, रेक्टेंगल विथ हाइट 0 हम एज्यूम करेंगे. तो पहला रेक्टेंगल है 6 to 15 और उसका हाइट आएगा 0. तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे और दूसरा यहाँ पे मिडल पॉइंट पे मार्क कर देंगे और लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड लाइन हो जाएगी. ओके, या तो कोई और कलर या तो ब्रॉड लाइन ऐसा यूज कर लेना. ठीक है, मैंने ये वाला कलर लिया, यही सेम कलर रखा है with this symbol different because this is just we are doing the work for making it close. Okay, so obtained graph is called frequency polygon, which is exactly same shape what we have drawn in the method 1. Now histogram also useful to find the modal value, right? क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि modal value हम ला सकते हैं. क्वेश्चन पूछा नहीं गया है पर हमारे पास हिस्टोग्राम अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, मॉडल वैल्यू भी निकालना चाहेंगे. किस तरह से आप काम करेंगे उसके लिए, मॉडल वैल्यू के लिए क्या प्रोसीजर है, कोई बता पाएगा? सिंपल, जो हाईएस्ट हाइट वाला रेक्टेंगल है उसके आसपास वाला रेक्टेंगल भी आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए. उसके आसपास वाला रेक्टेंगल जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब कि मैक्सिमम हाइट वाले रेक्टेंगल को. तो ये एक पॉइंट है ए, यहाँ पे बी सी और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है डी. ओके, तो ज्वाइन बी एंड डी एंड ए एंड सी, ये ज्वाइन कर लेते हैं ए विथ सी एंड बी विथ डी, बी विथ डी. एग्जैक्ट ज्वाइन करना ताकि मेरी वैल्यू इतना भी रफ ना आए. अब ये जो इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट एक्सटेंड करना है. मैं थोड़ा और डार्क पॉइंट ले लेती हूँ जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं. ओके, मैं यहाँ से एक्सटेंड कर रही हूँ और वो जो नंबर मिलता है हम उसे बोलेंगे
modal value. Is it clear to everyone? बताओ ना कौन सा। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। डी कौन सा पॉइंट है? ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट दिखाओ ना कौन सा है। बी पॉइंट कौन सा है ऐसा? बी एंड सी पॉइंट देखो हाईएस्ट। ए और बी। आवाज नहीं आ रही है, टूट टूट के आ रही है। मैंने कुछ नहीं सुना। आपका प्रॉब्लम क्या है वो नहीं सुनाई दिया। ए और डी पॉइंट कौन कौन से है? कौन से पॉइंट ज्वाइन करने हैं वैसा पूछ रहे हो क्या? वाले जो पॉइंट है ना वो कहाँ पे है, मतलब ए और डी पॉइंट कौन से है? वही मैं बता रही हूँ। ये जो हाईएस्ट हाइट वाला रेक्टेंगल है उसका टॉप जो है वो बी एंड सी। क्लियर? उसका जो टॉप वैल्यू है वो बी एंड सी, राइट? अभी वो बी को नीचे आ जाओ, वो रेक्टेंगल पे ही नीचे आइए। जहां पे उसके लेफ्ट साइड वाला रेक्टेंगल इंटरसेक्ट करता है उसको, वो ए पॉइंट है, राइट? और ये राइट साइड वाला जो रेक्टेंगल है वो हाईएस्ट हाइट वाले को जहां इंटरसेक्ट टच करता है वो है डी पॉइंट। इज इट क्लियर? यस। और अभी उसको इंटरसेक्शन जहां मिला, इंटरसेक्शन ऑब्वियसली हाईएस्ट हाइट वाले रेक्टेंगल में मिलेगा। That means your modal value must be lies in between 32 to 33 to 42। और वो वैल्यू कौन सी होगी वो जानने के लिए उसे एक्स एक्सिस पे ले आओ इंटरसेक्ट को प्रोजेक्ट करते हुए, तो वो मिल रहा है 38 मैम। 38। ओके, तो 38 लिख लेते हैं। 38 स्कोर। मॉडल मार्क्स इज 38। दो बार स्कोर लिखना जरूरी नहीं है। मॉडल मार्क्स इज 38। Okay, so Yes ma'am. mode we can find using the histogram and all the positional measures like quartile, decile, percentiles, median, that we can find using the ogives, any kind of ogive. Yeah, both the ogive we can also use to answer such questions graphically. Now question number 3. The family size for each of 35 families of a small town is shown below. सिंगल डिजिटेड नंबर्स दिए हैं, 35 नंबर्स होंगे ऑब्वियसली क्योंकि 35 फैमिली अंडर स्टडी। एंड वी स्टडी विच वेरिएबल साइज ऑफ ईच फैमिली। तो फर्स्ट फैमिली का साइज है फैमिली साइज 5, दूसरी फैमिली का है फैमिली साइज 3। सो ऑन लास्ट फैमिली 35th ऑर्डर का फैमिली जो है वो उनका साइज है 4। ऑब्वियसली जो साइज ऑफ द फैमिली दिया गया है दे आर लिमिटेड वैल्यू फ्लक्चुएटिंग बिटवीन द स्कोर, मिनिमम स्कोर इज 2 एंड मैक्सिमम इज 9, राइट? मैक्सिमम फैमिली स्कोर मुझे दिखता है 9 और मिनिमम फैमिली स्कोर दिखता है 2। So all the 35 values either it takes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9. Okay, these are only the numbers, possible numbers in our data, collected data. So when our observations are limited and range of that observation is very small, then we use ungrouped frequency table. Without class, we prepare the frequency table. And in such a case, generally our variable under study also of the discrete type होता है। Okay, तो यहाँ पे फैमिली साइज
इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू ही ले पाएगा। फैमिली साइज 1 हो सकती है, फैमिली साइज 0 हो सकती है, मतलब कि कोई फैमिली ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है फैमिली का। 1 हो सकता है, 1 से शुरू करेंगे मिनिमम साइज, तो वो हमारी डेटा सर्वे में आया ही नहीं है। ऐसा कोई फैमिली 35 में है ही नहीं जिसका फैमिली साइज 1 हो, सिंगल पर्सन वाला फैमिली है ही नहीं। 2 पर्सन वालों से स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम 9 साइज तक गया है, so it always take the integer value. So let me write for the example 3, n is equal to 35 number of families, and x is the study variable which is equal to family size, which is equal to family size, and that we can say it is discrete variable. It always takes the integer value. Minimum x है मेरा 2, मैक्सिमम x है 9. दिस इंप्लाइज रेंज आ रही है मैक्सिमम x माइनस मिनिमम x, 9 माइनस 2 7, एंड इंटीजर्स ही है, सो 7 इंटीजर्स रेंज में आए हैं। सो वी प्रिफर टू फाइंड अ फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर फैमिली साइज, ये मेरा टाइटल रहेगा। और इसमें हम ग्रुपिंग ना करते हुए इन सिंगल वैल्यू के फॉर्म में ही नंबर को टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट वैल्यूज आर नथिंग बट एक्स फैमिली साइज, देन टेली मार्क्स को काउंट करेंगे, वो हमें देगा नंबर ऑफ फैमिलीज। तीसरा कॉलम आएगा नंबर ऑफ फैमिलीज, and that we call x, f, not x is the variable value. Now prepare the table. In tabular form we use the word distribution. उसका मतलब ये है it must contain the minimum value as well as maximum value, and values are written in terms of increasing या decreasing order. okay? आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, पर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से कोई में से एक होना चाहिए। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। 9 से आगे है ही नहीं, तो टोटल के लिए मैं लास्ट रो यूज कर लूंगी, यहाँ लिखते हैं टोटल। अब किस तरह से टेली मार्क्स करना है, देखो किसी के गलत फहमी हो जाती है, पहले वहां 2 काउंट कर लेंगे, फिर यहाँ उतनी टेली लगा देते हैं, ऐसा करते हैं, वो रॉन्ग है। हमें इस तरह से जाना है, रो वाइज जाते हैं तो रो वाइज जाओ, कॉलम वाइज जाते हैं तो कॉलम वाइज जाओ। मान लो कि हम रो वाइज जा रहे हैं, तो 5 3 4 2, पहला है 5, तो 5 पे टेली मार्क्स लगाने हैं, राइट। फिर है 3, तो 3 पे लगाएंगे। 2, नेक्स्ट नंबर 2 था, 2 पे एक टेली मार्क्स लगाया। फिर नहीं 4 था, 4 बाद में 2 आता था, तो 4 को भी लगा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर है 7 4 3 3, 2 बार है, 7 4 4 दोबारा आया, 3 3 2 बार है, ओके। फिर 4 एंड 2, 4 एंड 2, पहली रो खत्म हो गई। अभी आएगा दूसरी रो, 4 4 5 9 2, 4 4 5 9 एंड 2। देखो 4 मैंने ऐसे एक बंच बनाया जैसे पहले हमने किया था। फिर 4 5 3 5 3, 4 5 3 5
3 4 5 3 5 3 ओके सेकंड रो खत्म हो गई 3 4 6 2 4 3 4 6 2 and 4 9 2 6 8 5 9 2 6 8 5 तीसरी रो खत्म हो गई अब लास्ट रो 5 ऑब्जर्वेशन 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 now count the tally marks it is 5 5 7 7 10 then 7 2 just a minute 2 नंबर मेरा नहीं जा रहा है 7 फिर 2 1 1 1 1 and 2 right 1 1 and 2 this is called frequency number of families so there are 5 families of size 2 there are 7 families of size 3 and total 35 family है तो हमेरा यहाँ 35 total बनना चाहिए so obtain is called frequency table of family size and it is ungrouped frequency table okay ungrouped frequency table क्लासेस नहीं है इसीलिए अनग्रुप वरना तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑल्सो ऑब्टेन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट f by n तो आप वो प्रिपेयर कर लीजिए उसका सम क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए का टोटल 1 आएगा फाइव बाई 7 नॉट 7 5 बाई 35 जो भी वैल्यू आती है वो लिखना फिर 7 बाई 35 10 बाई 35 7 बाई 35 एंड सो ऑन 2 बाई 35 और आपका आंसर 1 आएगा फ्रैक्शन से लिख रहे हो तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली 0.9999 आ सकता है कभी 1.00 आप अच्छे से राउंड ऑफ नहीं कर रहे तो इस तरह से आंसर आ सकता है एलसीएम से लेंगे तो एग्जैक्टली 35 बाई 35 हो ही जाना है ओके तो 1 आ ही जाना है फिर नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट द डेटा इन अ कॉलम डायग्राम डायग्राम देखो 1 डायमेंशनल मतलब कि डायग्राम वर्ड कब होता है 1 डायमेंशनल ग्राफ होता है 1 डायमेंशनल फिगर होती है तभी हम डायग्राम वर्ड यूज करते हैं ए मतलब कि some diagrams are one dimensional and some diagram without any dimension वन डायमेंशन नहीं होता है सिर्फ पिक्चर होता है चार्ट होता है वो भी डायग्राम होता है इसीलिए ओके जैसे बहुत सारे एग्जांपल हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं एग्जांपल 1 में तो यहाँ हम कॉलम डायग्राम ड्रॉ करेंगे मतलब कि हमारा जो एक्स फैमिली साइज है दैट वी आर कंसीडरिंग एज अ न्यूमेरिकल कैटेगरी फैमिली साइज को न्यूमेरिकल कैटेगरी के तौर पे ट्रीट करेंगे तो हम उसको डायग्राम कॉलम एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्स स्केल वाई स्केल तो लेंगे पर उसमें स्केलिंग हमारा रहेगा सिर्फ एंड सिर्फ वाई वाई एक्सिस पे रहेगा नंबर ऑफ फैमिलीज नंबर ऑफ फैमिली और एक्स एक्सिस पे जो है वो फैमिली साइज है
स्केल करना है सिर्फ वाई स्केल करना है, मैक्सिमम 9 तक जाता है। तो 1 2 3 कहाँ तक जाता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? 10 तक जाता है, 1 से लेके 10 तक जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा थोड़ा स्केल चेंज करना पड़ेगा। सो 2 4 6 8 and 10। फैमिली साइज यहाँ पे हम स्केल नहीं लेते हैं, इक्वी डिस्टेंस पे हमें रखना है। और स्केल ले लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी फैमिली साइज 2 के बाद 3 के बाद 4 सारे नंबर आ रहे हैं। सपोज 5 नंबर फैमिली साइज में था ही नहीं, तो हम उसको ड्रॉप करके स्केल के बिना सीधा 4 के बाद नेक्स्ट नंबर 6 लिख सकते हैं। पर दैट इज नॉट इन अवर केस। तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हमने स्केल किया है, वो स्केल नहीं किया है एक्चुअल में। मैंने यहाँ 2 रख दिया है, यहाँ 3 रख दिया है, यहाँ 4 रख दिया है, ब्रेक नहीं लिया है। देखो मतलब कि दिस इज जस्ट आइडेंटिटी ऑफ फैमिली साइज, ओके, स्केल नहीं है। फिर 6 7 8 9 और 10 जो स्केल होता है, तो मैं यहाँ ऐसे ब्रेक लगाती। मान लो कि 10 के बाद मेरा डायरेक्ट 15 होता तो मैं सीधा 15 नंबर लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे स्केल नहीं करना है, इक्वी डिस्टेंस पे सारे कैटेगरी को लिखना होता था। ओके, 15 का केस है ही नहीं, तो मैं रब कर रही हूँ। तो दैट इज द पॉइंट कि मैंने यहाँ स्केल नहीं किया है, जस्ट जो भी वैल्यू है उसको लिख दिया। 2 3 4 5 रह गया, 5 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, कॉलम डायग्राम में हाइट ही सिर्फ दिखानी होती है कॉलम का। मैं एक आइडियली ब्रॉडनेस ले लूंगी, सिंगल लाइन करना हो तो सिंगल लाइन कर सकते हो। ब्रॉडनेस मान लो कि मैं 2 का थिकनेस वाला एक कॉलम बनाऊंगी, हाइट उसका रहेगा जो फ्रीक्वेंसी है वो। पहली फ्रीक्वेंसी है 5 7, बाद में 7 एंड 10। सो 5 नंबर आता है यहाँ पे। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, जस्ट पहले मार्क कर लेती हूँ 5 यहाँ पर ही यहाँ आएगा। फिर कॉलम बना दिया। मैम फिर 5 थोड़ा ऊपर नहीं आएगा? 5 थोड़ा 2, ऊपर नहीं आएगा? अच्छा 4। अच्छा, यस यस यस, पर आएगा, पर यहाँ आएगा 1 2 3 4 5, यस। फिर 5 के बाद है 7 10 7 7 105 7 10 7 2
1 1 and 2। अब मुझे लेनी है लाइन। इस तरह से कॉलम बनाने हैं। Each column height is nothing but the frequency. This is called column diagram. जिसके लिए लिखेंगे y एक्सिस 1 cm is equal to 1 cm is equal to 1 family, 1 family, साइज नहीं, फैमिली। ओके, एक्स स्केल नहीं लिखना है क्योंकि ये डायग्राम है। नाउ नेक्स्ट इज represent the data in column diagram, a frequency polygon and a cumulative frequency diagram. Frequency polygon, अब हमें polygon ड्रॉ करना है। polygon is 2 dimensional, तो हमें x स्केल और y स्केल दोनों लेना होगा। तो सेम वे आपको polygon बनाना है और क्लोज भी बनाना है, फिर उसको क्लोज कर देना है। तो यही डायग्राम, यही पॉइंट आएगा, ज्वाइन करने का तरीका अलग आ जाएगा और यहाँ स्केल होगा एक्स एक्सिस पे, वो दैट इज द डिफरेंस। तो नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मैम ऊपर के डायग्राम में ही कर सकते हैं क्या? नहीं, ऊपर के डायग्राम में नहीं करना है क्योंकि वो 1 डायमेंशनल है। अभी हम 2 डायमेंशनल ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसीलिए नहीं करना है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now this is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। या तो ज्यादा लेना हो स्केल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 की कोई जरूरत नहीं है। Now first height is 5, then next is 7, I think 5 7 10 7 2 5 7 10 7
then 2, 1, 1 and 2. कुछ मिस हुआ? 5, यस 1 नहीं था, गलत किया। 2 से शुरू होना है। दिस इज 1, दिस इज 2, so 5, 7, 10, 7, 2, 1, 1 and 2. Join them by straight line. And now to make close, आपको 2 पॉइंट एज्यूम करने होंगे, 2 फैमिली साइज। मिनिमम 2 था तो उसके अगली वैल्यू आ सकती है 1। 1 के लिए कोई फैमिली ऐसी है ही नहीं हमारे स्टडी में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0। 10 साइज वाली फैमिली प्रेजेंट नहीं है, उसकी फैमिली साइज भी फ्रीक्वेंसी भी 0 रख के हम उसको डॉटेड लाइन या तो ब्रॉड लाइन यूज कर लेंगे, ब्लू थिक। ओके, थिक लाइन यूज करनी है मुझे ब्लू कलर में, तो मैं इस तरह से यूज करती हूँ। This is called frequency polygon. Now x-axis, y-axis क्या है वो इंडिकेट करना है, स्केल क्या लिया है वो भी इंडिकेट करना है। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज। मैडम हम लोग ने 1 पे क्लोज क्यों किया है? फैमिली का साइज 1 तो है ही नहीं। हाँ, तो उसकी हाइट कितनी रखी? 0। 1 साइज वाले कितने फैमिली है? 0 फैमिली, राइट। वैसे 10 साइज वाले कितने फैमिली है? 0। मुझे क्लोज तो बनाना ही होगा, सीधा 2 से नीचे नहीं, यहाँ से नहीं नीचे आ सकती हूँ, प्रीवियस वैल्यू मुझे लेनी होगी। यस मैम। और आपको क्वेरी बाद में आएगी, मैं अभी से बता दूं। क्वेश्चन 1 देखो, इसमें हमारा ये जो था एज था, एज स्टार्ट फ्रॉम 0 था, तो मैंने यहाँ पॉलीगॉन भी ड्रॉ किया है हिस्टोग्राम पे ही, मैं सीधा नीचे ले आई हूँ, देखो सीधा ले आई हूँ। एज 0 के बाद -1 नहीं किया है, क्योंकि -1 प्रीवियस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल फॉर आवर वेरिएबल। ओके, फिर अपर एज भी हमने अपर एज भी एज्यूम करके काम किया था। ह्यूमन बीइंग मान लो कि 150 एज तक जी रहा है ऐसा समझ के, इसीलिए मैंने यहाँ हिस्टोग्राम में सीधा नीचे ले आई हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में सीधा नीचे लिया है। सो इट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल अंडर स्टडी। अभी हमारा करंट एग्जांपल में वेरिएबल अंडर स्टडी फैमिली साइज है, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, पर 1 हम एज्यूम कर सकते हैं। प्रीवियस वैल्यू आनी हो तो कोई और डेटा कलेक्शन में 1 आ सकती थी, तो दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड टू 1 एंड 1 विद द फ्रीक्वेंसी 0, क्योंकि ऐसा डेटा में प्रेजेंट नहीं है 1 साइज वाला फैमिली। ओके, तो इट डिपेंड्स कि वेरिएबल कौन सा स्टडी करना है, उस हिसाब से क्लोज करने का रूल थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे फैमिली साइज, फैमिली साइज।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना है। एक्स एक्सिस 1 cm इज इक्वल टू 1 फैमिली साइज, एंड वाई एक्सिस पे लिखेंगे 1 cm इज इक्वल टू 1 फैमिली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू ड्रॉ ओजाइव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम के लिए मुझे उसके पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने होंगे। तो कुमुलेटिव, हम 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर करो ना। हाँ जस्ट अ मिनट।